क्या मजाक है, एक आम इंसान शिवा नागलोक पहुंच गया और वहाँ का सम्राट बन गया। भाई नागलोक वही है ना जहाँ हाथी से बड़े साइज के जहरीले नाग रहते हैं। हाँ भाई, वही नागलोक। जैसी हमारी पृथ्वी लोक है वैसे ही एक नागों की दुनिया है जिसे नागलोक कहा जाता है। तू जरूर कोई किताब पढ़ रहा है। भाई पढ़ने का टाइम किसके पास है, मैं तो पॉकेट एफएम पर सुन रहा हूँ। अपना काम भी करता रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ। पॉकेट एफएम ये कहानी इतनी जबरदस्त तरीके से सुनाता है कि लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुँच गए। यार यकीन नहीं होता। ले तू भी सुन ले। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना पॉकेट एफएम बोल रहा हूँ और आज हम सुन रहे हैं शिवा शास्त्री की कहानी। उस शिवा की जो गलती से पृथ्वी लोक से नागलोक पहुँच जाता है। फिर नागलोक के सैनिकों ने उसे पकड़कर एक 5 मुंह वाले नाग के शरीर में कैद कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने नागलोक के सम्राट को मारा है। कॉलेज में पढ़ने वाले शिवा को यह एहसास ही नहीं हो पाता कि वो कैसे नागलोक पहुंच गया। शिवा नागलोक के नागराज तक्षक से विनती करने लगता है कि उसे वापस पृथ्वी लोक पर जाने दिया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके बूढ़े पिता और बहन बहुत बड़े संकट में हैं। लेकिन नागराज तक्षक ने जो बात बताई वो सुनकर शिवा के होश उड़ गए। इस कहानी में क्या हुआ आगे, कौन है शिवा और कैसे पहुंच गया नागलोक? क्या शिवा कभी पृथ्वी लोक वापस जा पाएगा? कैसे एक आम इंसान शिवा बन गया नागलोक का सम्राट? दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेल्लीगिरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश में ऊब जाता है तो वो यहीं आकर निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और इसी वेल्लीगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयम्बतूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मॉनसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगी, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डर कर आसपास के घरों के अहाते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयम्बतूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। आज के जमाने में 1 मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वो नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंगों का वो 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देख वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आंखों को अचंभित कर देने वाले उस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर पाते, वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वो दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई
पास ही के एक छोटे से घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 सालों से कोमा में था और इस दौरान उसकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो दिव्य रोशनी शिवा के शरीर में समाई तो उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी और वो कोमा से बाहर आने लगा। एक तरफ शिवा का शरीर धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ शिवा का दिमाग भी अपनी चैतन्य अवस्था में लौट आया था। भले ही उस वक्त शिवा उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि को महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं सच में फिर से धरती लोक पर लौट आया हूं? यह कमजोर और निर्जीव सा शरीर, क्या सच में ये मैं ही हूं? लेकिन मैं तो बहुत समय पहले कोमा में चला गया था। खुद से मन ही मन सवाल करते हुए शिवा को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर लौटते वक्त वो एक ट्रक से टकरा गया था और तब से उसका शरीर कोमा में था। उस एक्सीडेंट की वजह से शिवा का शरीर तो कोमा में चला गया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई थी और उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर भटकते हुए नागलोक तक जा पहुंची थी। वहां नागराज तक्षक ने उसे संभाला और अपने बेटे की तरह न केवल उसकी आत्मा का रक्षण कर उसे एक नाग का शरीर दिया, बल्कि इन 2 सालों में शिवा की आत्मा को 2000 साल की तपस्या का फल प्राप्त करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अर्जित करने में उसकी मदद भी की। और एक दिन जब शिवा भगवान शेषनाग से वरदान पाकर नागलोक का परम प्रतापी सम्राट बन गया तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नागराज तक्षक ने धोखे से शिवा के नाग शरीर की बलि दे दी। अपना नाग शरीर खोते ही शिवा की आत्मा फिर से मुक्त हो गई और तब जाकर शिवा को नागराज तक्षक के असली मकसद के बारे में पता चला। दरअसल एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार यह तय था कि जो कोई भी स्वर्ग, पाताल और नागलोक के तीनों सम्राटों की बलि चढ़ाएगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा और इस सृष्टि में कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए नागराज तक्षक ने शिवा से पहले भी इस तरह 2 और शक्तिशाली आत्माओं को ढूंढकर उन्हें नाग शरीर दिलवाया। उसके बाद शिवा की ही तरह अपनी देखरेख में उन्हें स्वर्ग और पाताल लोक का सम्राट बनाकर उनकी बलि चढ़ा दी। हालांकि नागराज तक्षक अपने मकसद में कामयाब तो हो गया था, लेकिन नाग शरीर से मुक्त होते ही शिवा की आत्मा अपनी सारी शक्तियों के साथ फिर से धरती लोक लौट आई और अब वो शिवा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। नागराज तक्षक की याद आते ही शिवा का मुंह कड़वा हो गया और उसके अंदर गुस्से की आग जलने लगी। उसने मन ही मन खुद से वादा करते हुए कहा, नागराज तक्षक, एक दिन मैं फिर से लौट कर नागलोक आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर शिवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली नजर से अपने आसपास के माहौल का जायजा लेना शुरू कर दिया। शिवा एक टूटे फूटे से दीवान पर लेटा हुआ था, जिसके बगल में एक छोटी पुरानी मेज रखी हुई थी, जिस पर एक पानी का ग्लास, 2 बिस्किट और उसके परिवार के 4 सदस्यों की एक तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर को देखते ही शिवा के मन में अपने पूरे परिवार की यादें फिर से ताजा हो गई। यहां के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहां आकर बस गए और आदिकाल में उन्होंने यहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल है। अब यह कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, लेकिन इस कहानी की वजह से आज भी शिवा के पूरे खानदान का अच्छा खासा नाम था। हालांकि खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते शिवा को इस समृद्ध और इज्जतदार शास्त्री खानदान का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, लेकिन इस सब के विपरीत उसका बचपन सिर्फ गरीबी, तिरस्कार और अपमान में ही बीता था।
शिवा के दादाजी के आदेश के अनुसार उसके पूरे परिवार को घर के साथ साथ शास्त्री खानदान से भी बेदखल कर दिया गया। शिवा के चचेरे भाई भास्कर शास्त्री ने शिवा पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया। ऐसा न जाने कितना कुछ हुआ था शिवा के अतीत में, जिसे याद करते करते शिवा की आंखें भर आई। तभी अचानक शिवा को बाहर के दरवाजे का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान टूट गया। शिवा ने देखा कि सामने हॉल का दरवाजा खुला और एक लंबी छरहरी सी लड़की जल्दी में घर के अंदर दाखिल हुई और उसने जोर से घर का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। एक पल के लिए तो शिवा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खड़ी वो खूबसूरत और नाजुक सी लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन मीनाक्षी थी। मीनाक्षी को देखते ही शिवा ने दबी सी आवाज में कहा, मीनू। दरअसल पिछले 2 सालों में कभी कभार शिवा के शरीर में हल्की फुल्की हलचल हो जाया करती और शिवा एक आध शब्द बड़बड़ा भी दिया करता था। इसीलिए मीनाक्षी को लगा शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यही सोचकर उसने शिवा पर कुछ खास ध्यान न देते हुए घबराए स्वर में कहा, शांत हो जाइए भैया, हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी मीनू आपको उन्नी अप्पम खिलाएगी। उन्नी अप्पम का नाम सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से एक भद्दी और बेहुदा मर्दाना आवाज सुनाई दी। मीनू दीदी, आप इतनी जल्दी में कहां भाग रही हैं? मैं आपको खा थोड़े ही जाऊंगा। उस आवाज को सुनते ही मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, चतुर चुपचाप यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। किसी समय चतुर शिवा का होने वाला साला हुआ करता था, लेकिन अब शिवा का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए चतुर का नाम सुनते ही शिवा की आंखों में गुस्सा उतर आया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चतुर ने दरवाजे के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, क्या मीनू, इस गटर और गंदगी में रहते रहते तुम घर आए रिश्तेदारों का स्वागत करने की तमीज भी भूल चुकी हो क्या? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चतुर की बात सुनकर मीनाक्षी ने घबराते हुए कांपते स्वर में कहा, तुम कल आना, हम कल बात करेंगे। अभी मेरी फैमिली घर पर है और उन्हें तुम्हारा यहां आना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब जाओ यहां से। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली? तुम अपने उस टैक्सी चलाने वाले भिखारी बाप की बात कर रही हो या फिर उस भगौड़ी माँ की जो किसी दूसरे के साथ भाग गई? या फिर उस जीते जागते मुर्दे शिवा की जो ना कभी कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है? बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप दरवाजा खोलो। इतना कहते ही चतुर ने दरवाजे पर एक जोरदार लात मार दी। चतुर की लात से लगे धक्के की वजह से मीनाक्षी खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर शिवा गुस्से से तिलमिला उठा। वो उठकर मीनाक्षी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दरवाजा खुलते ही चतुर सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ और सरसरी नजर से शिवा को देखते हुए बोला, ओह, ये धरती का बोझ भी यही है। दरवाजे पर हुई धक्का मुक्की और अचानक से झटके के साथ गिरने की वजह से मीनाक्षी का लहंगा उसके घुटनों तक सरक आया था। उसके सुंदर, नाजुक और चमकते हुए पैर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। चतुर ने हवस भरी नजरों से मीनाक्षी को देखते हुए कहा, ये लो मेरी बड़ी बहन जयंती की शादी का कार्ड, आना जरूर। चतुर को इस तरह घूरते देख मीनाक्षी ने झट से अपना लहंगा नीचे सरकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कार्ड देना था, तुमने दे दिया, अब यहां से जाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर चतुर ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, अरे मीनाक्षी जी, जल्दी क्या है? वैसे मेरी बहन ने कहा है कि जब तुम लोग उसकी शादी में आओ तो अपने साथ इस शिवा को भी ले आना। क्या पता इसी बहाने समाज में तुम सबकी वापसी हो जाए, या फिर क्या पता दीदी की शादी देखकर तुम्हारा ये भाई ठीक हो जाए। मीनाक्षी अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन जैसे ही चतुर ने शिवा का नाम लिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भरे गले से चिल्लाते हुए कहा, मेरे भैया की ऐसी हालत देखकर भी तुम लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ जो अब सारे समाज के सामने उनका मजाक बनाने पर तुले हो?
निकल जाओ यहां से, हमें से कोई भी तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आएगा। इतना कहते कहते मीनाक्षी की आंखों में आंसू भर आए, जिसे देखकर चतुर ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओहो देखो तो जरा भाई बहन का प्यार कितना गहरा है। वो तो मेरी बहन ने तुम्हारे इस जिंदा लाश भाई को माफ करने का मन बना लिया है, वरना हम तो खुद नहीं चाहते थे कि तुम में से कोई भी वहां आए। कान खोलकर सुन लो, चुपचाप शादी में आ जाना और साथ में मेरी बहन के कन्यादान में देने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक के तोहफे लेकर आना, वरना। चतुर के मुंह से 1 लाख रुपए के तोहफों की बात सुनते ही मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए चतुर से कहा, 1 लाख रुपए के तोहफे? किस बात के तोहफे? हाँ, तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे भैया और तुम्हारी बहन की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन आज वो मेरे भैया से रिश्ता तोड़कर उन्हीं के चचेरे भाई भास्कर से शादी करने जा रही है। क्या वो काफी नहीं था जो अब तुम हमसे 1 लाख रुपए के तोहफे भी मांग रहे हो? भूल गए जब तुम्हारी बहन बुरी तरह से बीमार थी और मेरे भैया ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी? उस एहसान का बदला चुकाना तो दूर, तुम लोग तो इंसानियत की हद भी पार करते जा रहे हो। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहते हुए भी शर्म। इससे पहले कि मीनाक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, चतुर का गुस्से का पारा चढ़ गया और उसने बिना कुछ सोचे मीनाक्षी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से मीनाक्षी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या अपने सामने मीनाक्षी को इस तरह पिटते देखकर उसे बचा पाएगा शिवा, या फिर चतुर कर देगा जुल्म की सारी हदें पार? आखिर ऐसा क्या हुआ था शिवा के अतीत में? आखिर क्या रहस्य है नागलोक का और कौन सी शक्तियां मिली हैं शिवा को? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।